हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक वितान से दिए गए पाठ डायरी के पन्ने से, जिसे एन फ्रैंक ने लिखा है। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। इसमें इन्होंने अपने जीवन में जो नाज़ीवाद की पीड़ा को सहा उसका वर्णन किया गया है। यह डायरी मूलतः 1947 में डच भाषा में प्रकाशित हुई थी और सन 1952 में इसका अंग्रेजी अनुवाद द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक पर आधारित बहुत सी फिल्में, नाटक और धारावाहिक इत्यादि भी बन चुके हैं। इस डायरी में डर, आतंक, भूख, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती हुई उम्र की तकलीफ़ें, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक ज़रूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी थी। उन्होंने गुप्त तहखानों में छिप छिप कर अपनी रक्षा की, अपने जीवन को बचाया। तो जर्मनी के शासक ने गैस चैम्बर व फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा। ऐसे समय में जो दो यहूदी परिवार 2 वर्ष तक गुप्त आवास में छिपे रहे, इसमें एक फ्रैंक परिवार था और दूसरा वान दंपत्ति। एन ने गुप्त आवास में बिताए 2 वर्षों का जीवन अपनी डायरी में लिखा। यह डायरी 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई। 4 अगस्त 1944 को किसी की सूचना पर ये लोग पकड़े गए और 1945 में एन की अकाल मृत्यु हो गई। एन ने अपनी किट्टी नामक गुड़िया, उसकी गुड़िया थी जिसका नाम उसने किट्टी रखा हुआ था, उसे संबोधित करके डायरी लिखी, जो उसे अच्छे दिनों में जन्मदिन में उपहार में मिली थी। इस डायरी में सबसे पहले 8 जुलाई 1942 का वर्णन किया गया है, जो बुधवार का दिन था। तो इस दिन एन फ्रैंक अपने गुप्त आवास पर जाने के विषय के बारे में लिखती है। जो उसकी बड़ी बहन को एएसएस के से बुलावा आने पर घर के लोग गुप्त आवास पर जाने की तैयारी भी करते हैं, तो यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। एन ने अपने थैले में क्या किया, बड़ी सी अजीबोगरीबी चीज़ें भर ली। उसने सबसे पहले अपनी डायरी रखी, क्योंकि लेखिका के लिए स्मृतियाँ पोशाकों की तुलना से अधिक महत्वपूर्ण थी। वो अपनी स्मृतियों को बहुत ज़्यादा महत्व देती थी। एन व वानदान के परिवार वाले गुप्त आवास की व्यवस्था करते हैं और बाद में जाकर ये उस आवास में रुकते हैं। इसके पश्चात अगले दिन गुरुवार को 9 जुलाई 1942 का दिन, इस दिन ये अपने छुपने के स्थान पर पहुंचते हैं। तो यह जो गुप्त आवास है उसके पिता का ऑफिस है। वह घर के कमरों के बारे में बताया है। इस दिन जो उसने डायरी लिखी एन फ्रैंक ने, इसमें अपने घर के कमरों के बारे में बताया है। उसने बताया है कि उसमें एक भवन था, वह गोदाम और भंडार घर के रूप में प्रयोग होता था। वहाँ पर इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते थे। गोदाम के बारे में बताते हुए कहती है कि गोदाम के दरवाजे से बिल्कुल सटा हुआ, जुड़ा हुआ बाहर का दरवाज़ा है, जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचने पर एक और दरवाज़ा है, जिस पर शीशे की खिड़की है, जिस पर काला शीशा लगा हुआ है। इस पर बड़ा बड़ा कार्यालय लिखा हुआ है, ऑफिस। इसी कमरे में दिन के समय बेप, मियप व मिस्टर क्लीमन काम करते हैं। ये उन व्यक्तियों के नाम बता रही है जो ऑफिस में काम करते थे। एक छोटे से गलियारे में दम घोंटू मीन्स सांस घुटना अंधियारे से युक्त एक छोटा सा कमरा बैंक ऑफिस है। यहीं मिस्टर कुगलर व वानदान बैठते थे। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलकर तंग गलियारे में प्राइवेट ऑफिस है। इसने पूरा वहाँ का वर्णन किया है यहाँ पर। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से दूसरी मंजिल को जो रास्ता है वह गली की तरफ खुलता है। यहाँ पर एन फ्रैंक व उसका परिवार रहता है। तो इस तरह से इस दिन की डायरी में इसने वहाँ के कमरों के बारे में सब कुछ बताया है। फिर अगले दिन शुक्रवार 10 जुलाई 1942 की डायरी में एन फ्रैंक लिखती है कि इस दिन एन गुप्त आवास के पहले दिन का वर्णन करती है। तो यहाँ पहुँचने पर उसकी माँ व बहन बुरी तरह से थक जाती हैं। एन और उसके पिता अपने नए आवास को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से उसको सिस्टमेटिकल बना लिया जाए ताकि रहने के लायक वह हो जाए। वे भी बुरी तरह से थके हुए हैं। बुधवार तक तो उन्हें यह सोचने की फुर्सत नहीं थी कि उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन
आ चुका है। तो इस दिन की डायरी में एन फ्रैंक ने उनके वहाँ पे आने का, उनके थके होने का वर्णन किया है। इसके पश्चात शनिवार 28 नवंबर 1942 वह बताती है कि इन दिनों में क्या वे बिजली और राशन ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। उन्हें बहुत ही एक ध्यान रखना होगा, किफ़ायत बरतनी होगी ताकि बिजली का कट ना लगे। 4:30 बजते ही वहाँ पर अंधेरा हो जाता है, तो उस समय पढ़ा नहीं जा सकता। तो ऐसे समय में वे क्या करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करके वक्त गुजारते हैं। दिन में वो पर्दे हटा नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें पकड़े जाने का डर था कि उन्हें कोई देख ना ले। अंधेरा होने के बाद पर्दे हटाकर पड़ोस में वो ताक झांक कर लेते थे, देखते रहते थे एक दूसरे के घरों में, ताकि बाहर वालों को कुछ पता ना चले। लेखिका डसेल के बारे में यहाँ पर बताती है कि जो डसेल वह बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, उनके भाषण सुनकर वह बोर हो जाती है। वह उनकी अनुशासन संबंधी बातें नहीं सुनती क्योंकि वे चुगलखोर हैं। वे सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे देते हैं और मम्मी से मुझे उपदेश सुनने पड़ते हैं। तो कभी कभी मिसिज स्वान 5 मिनट बाद उसे बुलवा लेती है। हर समय डांट फटकार, दुत्कारा जाना आदि झेलना आसान नहीं होता। तो एन फ्रैंक को अच्छा नहीं लगता था कि हर समय उसे डांट फटकार मिले। रात को जब बिस्तर पर लेखिका लेटती थी तो अपनी सारे दिन की कमियों के बारे में और अपने कार्यों के बारे में सोचती है, तो उसे हंसी भी आती है और रोना भी आता है कि उसने कैसी कैसी हरकतें आज की। वह स्वयं को बदलने की कोशिश करती है। तो इस दिन मतलब अपनी डायरी में जो पूरे दिन में हुआ, जो उसके साथ बीता था, वह सब कुछ उसने उसमें वर्णन किया है। अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश भी की है, सेल्फ एनालिसिस के बारे में भी बताया है। शुक्रवार 19 मार्च 1943 का दिन। एन बताती है इसमें कि तुर्की के इंग्लैंड के पक्ष में न आने से ये लोग निराश हो गए। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे थे वहाँ पर। इसमें काला बाजारी को झटका लगेगा, साथ जो भूमिगत लोग कौन होते हैं, जो अंडरग्राउंड, उन लोगों को नुकसान होगा क्योंकि वे इन नोटों के कोई सबूत नहीं दे सकते। गियर्स एंड कंपनी के पास 1000 गिल्डर के कुछ नोट हैं जिन्हें आने वाले वर्षों के लिए अनुमानित कर जो टैक्स की अदायगी में निपटा दिया है। तो मिस्टर डसेल को कहीं से पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई, तो वह उनसे अपने दांतों का पूरा चेकअप करवा लेगी। घर के कायदे कानून के पालन में मिस्टर डसेल आलसी है, तो वह चार्लोट व अन्य लोगों से चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गोट उनके पत्रों को ठीक करती है। पापा ने बंद करने के लिए कहा इस काम को। लेखिका जर्मन घायल सैनिक व हिटलर के बीच बातचीत को रेडियो पर जब सुनती है तो बड़ा घायल सैनिक अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। तो उसी समय जो उसका पैर है डसेल के साबुन पर पड़ गया और जो साबुन ख़त्म हो गया। उसने पापा से इसकी भरपाई करने को कहा क्योंकि उसके पता था कि अब मुझे डांट पड़ेगी, गुस्सा आएगा। तो उसने कहा कि इसकी भरपाई करो पापा से, क्योंकि युद्ध के समय महीने में घटिया साबुन की एक बट्टी मिलती थी। तो युद्ध का टाइम था, उन्हें एक साबुन की एक चक्की मिलती थी जो बड़ी ही घटिया होती थी। तो उनको लगा कि अब साबुन ख़त्म हो गया है और अब मुझे डांट पड़ेगी। तो इस डायरी में इसने इतना ही लिखा। फिर शुक्रवार 23 जनवरी 1944 44 इसमें लेखिका लिखती है कि पिछले कुछ सप्ताहों से उसे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई थी, क्योंकि टाइम हो गया था वहाँ रहते रहते। वह मेहनत से स्कूल का काम करती है, रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझती है, रविवार को अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें देखने में गुजारती है। मिस्टर कुगलर उसके लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका लाते हैं। परिवार के लोग कहते हैं कि ये पैसे की बर्बादी है, क्योंकि उस समय टाइम ऐसा था, पैसे को बचाना बड़ा ज़रूरी था। जो बेप शनिवार को अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाने की बात बताती है, तो वैसे पहले ही फिल्म की कुछ मुख्य नायकों व नायिकाओं की बारे में उसकी समीक्षा बता देती है। तो मम्मी कहती है कि उसे सब याद है, इसलिए उसे फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। तो अपना सब डिटेल में बताती है। जब वह नई केश सज्जा बनाना मीन्स हेयर स्टाइल बनाना आती है, तो सभी कहते हैं कि भी उसने तो किसी फिल्म के स्टार की नकल की है। तो वह कहती है कि ये उसका स्टाइल है, तो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। तो अपना टाइम पास करती है, वो अपने आनंद महसूस करती है फिल्मों को देखकर या पढ़कर। तो हेयर स्टाइल जब बनाती है तो कहती है कि मेरा अपने स्टाइल है, मैंने किसी की नकल नहीं की। अगली डायरी जो 28 जनवरी 1944 बुधवार को लिखी गई, कहती है कि एन कहती है कि जो उसकी गुड़िया थी किटी, उसे संबोधित करते हुए कहती है कि तुम्हें हर मेरी बासी खबरें सुननी पड़ती हैं, तुम्हें मेरी बातें नाली की पानी के समान बोर लगती होंगी, परंतु तुम्हें सुननी पड़ेंगी। तो प्रतिदिन उसकी मम्मी और मिसेज वानदान के बचपन की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। उसके बाद डसेल अपने किस्से सुनाते हैं। किसी भी लतीफ़े को, चुटकुले को सुनने से पहले ही
हमें उसकी 5 लाइनें पता होती हैं। तो अनेक्सी की हालत यह है कि यह नया या ताज़ा सुनाने को कुछ भी नहीं बचा। जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छुपे हुए या अंडरग्राउंड हुए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। कहते हैं कि हमें उन लोगों के साथ हमदर्दी है, उनकी तकलीफ़ों को जानते हैं हम, उनकी खुशी में हमें खुशी होती है जो कैद से आज़ाद कर दिए गए हैं। कुछ लोग तो ऐसे लोगों कष्ट पीड़ितों की सहायता भी करते हैं। वे नकली पहचान पत्र बनाते हैं, छिपे हुए लोगों को आर्थिक सहायता भी देते हैं, युवाओं के लिए काम भी खोजते हैं। तो ये लोग अपनी जान पर खेलकर दूसरों की मदद करते हैं। तो यहाँ पर लेखिका ने इस डायरी में, इस पेज में ये बताने की कोशिश की है कि अभी भी उन्हें मतलब ऐसे लोग थे वहाँ पर कि जो दूसरों की दुख से दुखी होते थे और उनकी सहायता करना चाहते थे। बुधवार 29 मार्च 1944 यहाँ पर जो एन है वह कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोथकेस्टीन के भाषण के बारे में बताती है। उसके बारे में लिखा है उसने कहा कि युद्ध के बाद भी युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों व पन्नों का संग्रह किया जाएगा। उसने कहीं सुना कि युद्ध के बाद जो युद्ध का वर्णन करने वाली किसी ने अगर डायरी लिखी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी दस्तावेज मिलेंगे, उनको इकट्ठा किया जाएगा। तो वह अपनी डायरी छपवाने की बात कहती है। यहूदियों के अज्ञातवास के बारे में लोग जानने के लिए बड़े उत्सुक रहते होंगे। बम गिरते समय औरतें कैसे डर जाती हैं। पिछले रविवार को ब्रिटिश वायुसेना के 350 विमानों ने इज्मुइडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो उनके घर घास की पत्तियों की तरह कांप रहा था। मतलब जब वो नष्ट हुए तो इनके घर तक उसकी आंच आ रही थी। ये खबर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। लोगों को सामान खरीदने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। चोरी चकारी बहुत बढ़ गई है। लोग 5 मिनट के लिए अपना घर छोड़ नहीं पाते। डचों की जो नैतिकता है वो अच्छी नहीं है। सब भूखे हैं। 1 हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। बच्चे भूख व बीमारी से बेहाल हैं। फटे पुराने कपड़े व जूते से उन्हें काम चलाना पड़ता है। सरकारी लोगों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस, खाद्य कार्यालय सभी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर उन पर जेल भेज देते हैं। फिर नेक्स्ट लेखिका लिखती है कि मंगलवार 11 अप्रैल 1944 का दिन। एन ने बताया कि शनिवार के दिन 2 बजे के आसपास तेज गोलाबारी शुरू हो गई। रविवार दोपहर के समय पीटर उसके पास आया। पीटर उसका फ्रेंड, वह उसके साथ बातें करती है। दोनों मिलकर मिस्टर डसेल को परेशान करने की योजना भी बनाते हैं। तो उसी रात को उनके घर में सेंधमारी की घटना भी हुई। तो गुप्त रहने की मजबूरी में घटी इस घटना ने सभी 8 लोगों को हिलाकर रख दिया। सब अंदर से डर गए कि अब कुछ न कुछ गलत होने वाला है। फिर मंगलवार 13 जून 1944 की डायरी में लिखती है लेखिका कि आज वह 15 वर्ष की हो गई है। उसे पुस्तकें, बेल्ट, रुमाल, दही, जैम, बिस्किट, ब्रेसलेट, मीठे बटर, मिठाई, लिखने की कॉपियाँ आदि बहुत से अपने बर्थडे पर गिफ्ट्स मिले, उपहार मिले। मौसम ख़राब है, यह हमले अभी भी जारी हैं। इनको रहते रहते अंदर लगभग 2 साल हो गए थे अज्ञातवास में। तो वह बताती है कि चर्चिल उन फ्रांसीसी गांवों में गए थे जो ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हुए हैं। चर्चिल को डर नहीं लगता, वह उन्हें जन्मजात बहादुर कहती है। तो ब्रिटिश सैनिक अपने मकसद में लगे हुए थे। हॉलैंड वासी सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए ब्रिटिशों का सहयोग चाहते थे, कब्जा नहीं। वह कहती है कि इन मूर्खों को यह नहीं पता कि यदि ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए तो हॉलैंड जर्मनी बन जाता। जर्मन व ब्रिटेन दोनों में अंतर है। ब्रिटेन रक्षक है तो जर्मनी आक्रांता। यहाँ लेखिका ने अपनी कुछ कमजोरी के बारे में भी बताया है कि वह खुद को बदलना चाहती है, क्योंकि जो लोग हैं वो एन को अक्खड़ समझते हैं, अकड़ू। मिसिज वॉन्दान और डसेल जैसे जो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है उन पर हमेशा आरोप लगाते हैं और वे उन्हें अक्खड़ समझते हैं। वह स्वयं को सबसे अधिक धिक्कारती है। वह माँ के उपदेशों से मुक्ति पाने के बारे में भी सोचती है। उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता। वह अपनी भावनाओं को गंभीरता से समझने वाले व्यक्ति की तलाश में है। उसे लगता है कि लोग उसे समझने में गलती करते हैं। वो अक्खड़ नहीं है, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहती है। तो कहती है कि मेरी फीलिंग्स को, मेरे व्यवहार को कोई समझ नहीं पाता, तो ऐसा व्यक्ति ढूंढती है। वह पीटर के बारे में बताती है कि पीटर उसे दोस्त की तरह प्यार करता है। एन भी उसकी दीवानी है, तो वह उसके लिए तड़पती है। पीटर बहुत अच्छा भला लड़का है, परंतु उसकी धार्मिक और खाने संबंधी बातों से वह नफरत करती है। उन्होंने कभी ना झगड़ने का वायदा भी किया। वह शांति प्रिय, स्नेहशील व बेहद सहज आदमी व्यक्ति है। वह एन की गलत बातों को भी सहन कर लेता है। वह कोशिश करता है कि अपने कामों में तरीका लाए और अपने ऊपर आरोप ना लगने दे। वह अधिक अपने अंदर रहने वाला व्यक्ति है जो अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज नहीं कर पाता।
वे दोनों भविष्य, वर्तमान व अतीत की बातें करते हैं। एन और पीटर की बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है, तो वे अपने आने वाले वर्तमान की और अपनी बीते हुए समय की और फ्यूचर की बातें करते रहते हैं। एन ने आगे बताया कि वे काफ़ी दिनों से बाहर नहीं निकली। अब वह प्रकृति को देखना चाहती है, नेचर के साथ जुड़ना चाहती है। एक दिन गर्मी की रात में रात 11:30 बजे समय खिड़की खोलकर तेज हवाओं में बादलों की लुका छुपी को उसने देखा। वह उसे 1.5 साल के बाद अवसर उसको मिला ऐसा। प्रकृति के सौंदर्य के आनंद के लिए अस्पताल व जेलों में बंद लोग तरसते हैं। उसने सोचा कि जिस तरह से जो लोग जेलों में बंद हैं और अस्पताल में हैं, वो बेचारे कैसे प्रकृति का नज़ारा ले सकते होंगे। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखकर उसे शांति व आशा मिलती है। प्रकृति क्या है? शांति पाने का एक रामबाण तरीका है, रामबाण दवा है। प्रकृति, हमारी प्रकृति हमें एक ऐसी देन है कि हम उसे देखते हुए, उसे महसूस करते हुए कब शांत हो जाए पता ही नहीं चलता। विनम्रता प्रदान करती है। एन पुरुषों और औरतों के अधिकारों के बारे में भी अपनी डायरी में बताती है। उसे लगता है कि पुरुषों ने अपनी शारीरिक क्षमता से के अधिक होने के कारण औरतों पर शुरू से ही शासन किया। औरतें इस स्थिति को अपनी बेवकूफ़ी के कारण सहती रही। अब समय बदल गया है। शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोल दी हैं। कई देशों ने उनको बराबरी का हक भी दे दिया है। आधुनिक औरतें अब बराबरी चाहती हैं। तो एन ने बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के बारे में किया है। औरतों को भी पुरुषों की तरह सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें सैनिकों जैसा दर्जा व सम्मान मिलना चाहिए। युद्ध में जो वीर होते हैं उन्हें तकलीफ, पीड़ा, बीमारी व यातना से गुजरना पड़ता है, और उससे भी कहीं अधिक तकलीफ बच्चा पैदा करते वक्त औरत सहती है। तो एन ने यहाँ पर बड़ा ही एक सामाजिक मुद्दा उठाया है, औरतों को मान सम्मान दिलाने का। बच्चा पैदा होने के बाद औरत का आकर्षण खत्म हो जाता है। उसके शरीर में बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, कमजोरियां आ जाती हैं। मानव जाति की निरंतरता, अगर मानव जाति चलेगी तो औरत से है। औरत होगी, संसार चलेगा। वह सैनिकों से ज़्यादा मेहनत करती हैं औरतें। इसका मतलब यह नहीं कि औरतें बच्चे उत्पन्न करना बंद कर दें। प्रकृति यह कार्य चाहती है और उन्हें यह कार्य करता रहना चाहिए। वह उन व्यक्तियों की बुराई करती है, निंदा करती है जो समाज में औरतों के योगदान को मानने के लिए तैयार नहीं होते। एक्चुअल में वो ये बताना चाहती है। वह पॉल दे क्रूइफ से पूर्णतः सहमत है कि पुरुषों को यह बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं वहाँ जन्म अनिवार्य और टाला ना जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों को औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफ़ों से कभी भी नहीं गुजरना पड़ेगा। जो तकलीफ़ एक औरत माँ बनने के वक्त झेलती है वह तकलीफ़ कोई नहीं झेल सकता। वो तकलीफ़ सबसे बड़ी तकलीफ़ है। एन ने इसका वर्णन किया है और एन ने बहुत एक मजबूती से अपने पॉइंट को रखा है, अपने दावे को सिद्ध किया है। एन का विश्वास है कि अगली सदी आने तक मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। अभी जो एक सोच है लोगों की, औरत का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है, आने वाली सदी तक ये सब कुछ बदल चुका होगा। और अब तो काफ़ी कुछ बदल चुका है। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। तो इस तरह से एन फ्रैंक की डायरी से हमें उसके जीवन में तत्कालीन परिवेश का परिचय मिलता है। एन ने अपनी इस डायरी में अपने व्यक्तिगत सुख दुखों को भी बताया है और यहूदी परिवारों पर जो एक पीड़ा मिली, उनको यंत्रणाएं सहनी पड़ी, उसका भी वर्णन किया है। यह डायरी एक ऐतिहासिक दस्तावेज होते हुए भी एन के व्यक्तिगत सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल को व्यक्त करती है। तो बड़ा ही एक मार्मिक चित्रण एन ने इस डायरी में किया है जो बड़ा ही अच्छा बन पड़ा है और काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे पढ़कर हमें अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भी पता चलता है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।